हेलो एवरीवन। तो आज हम देख लेते हैं द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स शॉर्ट में। तो अभी हीट वेव क्राइसिस जो कि एक न्यू नॉर्मल हो गया है दिल्ली में, उसके बारे में है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अप्रैल में टेम्परेचर 41 डिग्री के पार चला गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होते हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, गिग वर्कर्स और वेस्ट पिकर्स होते हैं। आरबीआई ने अपनी 2024 की एक रिपोर्ट में बोला था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, हीट वेव्स की वजह से जीडीपी में 4.5% का ड्रॉप आ सकता है। और इस जो हीट एक्शन प्लान हम बनाते हैं उसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। अहमदाबाद जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके पास हीट एक्शन प्लान है, तो काफ़ी वीक फंडिंग और कोऑर्डिनेशन रहता है मिनिस्ट्रीज़ के बीच में और डिपार्टमेंट्स के बीच में। इनफॉर्मल वर्कर्स को प्लानिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है और इसको एक हीट वेव को एक टेम्परेरी डिज़ास्टर की तरह देखा जाता है। और कुछ ग्लोबल प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। जैसे यूएस में वर्कर्स को शेड, वाटर और रेस्ट ब्रेक्स कंपलसरी हैं। कतर और ऑस्ट्रेलिया में पीक हीट्स के टाइम पे वर्क अलाउड नहीं होता है। तो इसके कुछ सॉल्यूशंस क्या हैं जो दिए हैं आर्टिकल में, कि हमारी जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसकी गाइडलाइंस को, एनडीएमए गाइडलाइंस को अपडेट किया जाए, उसमें सेफ वर्किंग आवर्स इंक्लूड करें, रेस्ट ब्रेक्स इंक्लूड करें और जो वर्कर्स को प्लानिंग में इंक्लूड करें, जो प्लानिंग बनाते हैं उसमें इंक्लूड करें, सिटी प्लानिंग में इंक्लूड करें जो आपका हीट रेजिस्टेंस एक्शन प्लान है। शेड, कूलिंग जोन्स, हाइड्रेशन ये कंपलसरी हो। सीएसआर फंड्स का यूज़ करें इसमें, हेल्थ हिलनेस में भी इसको इंक्लूड करें और नेशनल लेवल टास्क फोर्स बनाए जिसमें कि हेल्थ ऑफिसर है हर एक सिटी में अपॉइंट किया जाए। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो निपाह वायरस के बारे में है, जो कि अभी इसका 3rd केस एक केरला में आया है। तो जान लेते हैं पहले निपाह वायरस क्या है। निपाह वायरस एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है और नेचुरल होस्ट इसका फ्रूट बैट्स होते हैं, एनिमल्स में फ्रूट बैट्स। और सिम्टम्स क्या हैं, जैसे कि हेडेक होता है, फीवर होता है, वॉमिटिंग, कोमा। स्प्रेड कैसे होता है, एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट टू एनिमल्स जैसे कि बैट्स, पिग्स या कोई कंटेमिनेटेड, उनके द्वारा कोई कंटेमिनेटेड फूड है उससे होता है। एनिमल्स से ह्यूमन में भी ये ट्रांसफ़र होता है। तो सीवियर केसेस में एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम में भी कन्वर्ट होता है जो कि ब्रेन डिजीज़ है, और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी होता है जो कि लंग डिजीज़ हो जाती है। तो रिसेंट केस अभी केरला में आया है। 2 टाइप का होता है, स्पिल ओवर और आउटब्रेक्स। स्पिल ओवर में एक सिंगल केस होता है और ये बेसिकली स्पिल ओवर केस एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का ही होता है ज़्यादातर, ब्रेन डिजीज़ वाला तो ह्यूमन टू ह्यूमन इसमें ट्रांसमिशन नहीं होता है। और आउटब्रेक में क्या होता है कि ये मल्टीपल जो है जगह फैलता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बेसिकली ये इसका एग्जांपल है, जो कि ह्यूमन टू एनिमल्स टू ह्यूमन भी फैलता है और ह्यूमन। और फिर टेस्टिंग इसके लिए इसके क्या यूज़ करते हैं, थ्रोट स्वैब एनालिसिस यूज़ करते हैं। वायरस जो आपके थ्रोट और कफ में भी हो सकता है, ब्लड और यूरिन के सैंपल से भी टेस्ट किया जाता है। तो अभी 2018 में बांग्लादेश में इसका एक जेनेटिक वेरिएशन देखा गया, तो काफ़ी ख़तरनाक है ये। तो हमें ज़रूरत क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत है इसको रोकने के लिए, कि हमें रेगुलर और ओपन जेनेटिक सीक्वेंसिंग करनी है पॉपुलेशन की इस जेनेटिक वेरिएशन को रोकने के लिए, ताकि ह्यूमन्स में स्प्रेड ना हो। और फ्रूट बैट्स को स्टडी करने की ज़रूरत है कि कैसा वायरस स्प्रेड हो रहा है, और प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है हमें। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारे इंडियाज़ न्यूट्रिशन क्राइसिस के बारे में और फूड ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हो रहा है उसके बारे में है। तो वही इसमें बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और प्लस रिसोर्स हमारे पास अनअवेलेबिलिटी की वजह से फूड अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी चैलेंजिंग है। और पैराडॉक्स ये है कि हम दुनिया के मेजर फूड प्रोडक्शन होने के बावजूद भी माल न्यूट्रिशन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 105 आई है आउट ऑफ 127 कंट्रीज़। और डेटा इसमें दिया हुआ है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा के हिसाब से चिल्ड्रन जो अंडर 5 हैं उनमें 19.3% वेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, 35.5% स्टंटेड स्टूडेंट्स हैं, 32.1% अंडरवेट स्टूडेंट्स हैं, और एनीमिया 57% वुमेंस हैं जिसको हिडन हंगर भी बोला जा रहा है। एडेड बर्डन इसके साथ क्या है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्लस अफोर्डेबिलिटी फूड की बहुत कम है, हंगर प्लस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बढ़ रहा है जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर। तो इसका सॉल्यूशन ऑथर क्या देते हैं कि न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर होना चाहिए। न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर में बायोफोर्टिफाइड फूड जो न्यूट्रिएंट एनरिच्ड हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर अडॉप्ट करना चाहिए, क्लाइमेट डाइवर्सिटी होनी चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज होना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन होने चाहिए जैसे सॉइल और वाटर कंजर्वेशन, वॉश प्रैक्टिस और न्यूट्री पाठशाला जिसमें बायोफोर्टिफाइड स्कूल में मील मिले, लोकल मील मिले, सोशल सेफ्टी नेट्स होना चाहिए जैसे न्यूट्रिशन रिच जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्लस मिड डे मील में भी इंक्लूड करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट में न्यूट्रिशन फर्स्ट प्रोडक्शन होना चाहिए, न्यूट्रिशन ज़्यादा उसमें बायोफोर्टिफाइड हो, QR कोड्स का इस्तेमाल करें, लेबलिंग फोर्टिफिकेशन, क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस हो जैसे कि फोकस जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ बनाएं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करें। फिर उसके बाद में अवेयरनेस के लिए इसको क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि गेम्स में इंक्लूड कर सकते हैं, रेडियो से भी अवेयरनेस फैला सकते हैं,
और लोकल फूड नेटवर्क्स में इसको बढ़ा सकते हैं, और डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हेल्थ सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज़ होती हैं उसमें बेसिकली चेंज ला सकते हैं इकोनॉमिक एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ में। तो ये क्या है, मल्टी सेक्टरल ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि अगर नरिश पॉपुलेशन होगी हमारा तो हमारा इंडिया भी रेजिलियंट होगा, रेजिलियंट नेशन। नरिश पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू रेजिलियंट नेशन। फिर थैलेसीमिया के बारे में कुछ बताया। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हेमोग्लोबिन जो बॉडी में कम हो जाता है उसकी वजह से है, जिसको जो हीमोग्लोबिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपको ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ब्लड में। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स बेसिकली फैटीग, आपको थकावट लगेगी, वीकनेस, एनीमिया, पेल स्किन, डिलेड ग्रोथ, इनलार्ज स्प्लीन और बोन डिफॉर्मिटीज़। डायग्नोसिस के क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट कराना पड़ता है, सीबीसी जेनेटिक टेस्टिंग करानी पड़ती है। ट्रीटमेंट क्या है? रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको करना पड़ता है, आयरन चेलेशन थेरेपी होती है, फॉलिक एसिड होता है, और जो परमानेंट क्योर होता है उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो अब ये आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे द हिंदू के, और ऐसे ही रोज़ आपको आर्टिकल्स कुछ ही मिनट्स में कवर करके देने के लिए शॉर्ट समरी में आपको हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और यूट्यूब पे हमें इस QR कोड को स्कैन करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है 20 से 25 मिनट में पाइए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द डिस्कशन।